नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है स्टडी गैंगवे में। मैं हूं चंदन वर्मा और मैं पढ़ा रहा हूं आपको कंटिन्यू जनरल साइंस। जनरल साइंस में 7 चैप्टर हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अब 8वें चैप्टर के तरफ अग्रसर है। 8वें चैप्टर का आज फर्स्ट लेक्चर है और 8वें लेक्चर का फर्स्ट लेक्चर में हम आज देखेंगे, तो पहले जानते हैं क्या क्या देखेंगे और चैप्टर का क्या नाम है। ये बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है और इस एज में है आप लोग, जिस आप क्लास 9 के लिए पढ़ रहे हैं तो आप इसी एज में हैं, तो इसको आप पढ़ लेंगे तो आपके आगे के लिए भी अच्छा रहेगा। तो जिस एज में हैं उस एज के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है कि इस एज में क्या क्या होते हैं, क्या क्या परिवर्तन होते हैं, आप क्या क्या सोचते हैं, आपके शारीरिक क्या परिवर्तन होता है। तो चलिए देखते हैं 8वें चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। तो आप पहले जानेंगे 8वें चैप्टर का नाम क्या है। 8वां चैप्टर है किशोरावस्था। किशोरावस्था, एडोलसेंस या फिर कह सकते हैं टीन एज। टीन एज या टीनएजर, किशोरावस्था, टीन एज या फिर एडोलसेंस। अब देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। इस चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट हमें जानना है, पढ़ना है। देखते हैं उम्र के साथ शारीरिक बदलाव, यानी किशोरावस्था में उम्र के साथ क्या शारीरिक बदलाव होता है। द्वितीय लैंगिक लक्षण। द्वितीय लैंगिक लक्षण क्या है, यानी कि हम छोटे रहते हैं तो क्या होता है, जब बड़े रहते हैं तो मूंछ दाढ़ी आना, ये सब तमाम चीजें। स्त्रियों में उनके आवाज में चेंजेस, महिला कह सकते हैं उनके वक्षस्थलों में चेंज। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि द्वितीय लैंगिक लक्षण, इसके विषय में जानेंगे। प्रजनन एवं जनन स्वास्थ्य, लिंग निर्धारण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। लिंग निर्धारण कैसे, जब बच्चा पैदा होता है तो लड़की होता है या फिर लड़का होता है, कैसे जानेंगे, इस चैप्टर में बताया गया है और बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है। आप जब लेक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मादा शरीर यानी किसी स्त्री के शरीर में पल रहा बच्चा वो किस तरीके से स्त्री, लड़का या लड़की होता है। ठीक है, आगे देखते हैं स्वास्थ्य पोषण योजना। नेक्स्ट पॉइंट है धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों से दुष्प्रभाव। देखते हैं आजकल के किशोरावस्था के एज में मादक पदार्थ, धूम्रपान यानी सिगरेट, धुआं, शराब, इन सब की आदतें लत लगती जा रही हैं। साथ में मोबाइल की भी लत लगती जा रही हैं। तो कोई नहीं, मोबाइल यूज कीजिए, आप अपने शिक्षा के लिए यूज कीजिए, अच्छे वीडियोस देखने के लिए यूज कीजिए, मोटिवेट होने के लिए यूज कीजिए। तो इसमें ये बता रहे कि धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों से दुष्प्रभाव क्या क्या है। इस टीन एज में ही आप क्या है उसके प्रति आकर्षित होते हैं। एक किशोरावस्था में ही सिगरेट पीने का, धुआं मारने का मन करता है, किशोरावस्था में ही दारू पीने का मन करता है। तो इसके क्या दुष्प्रभाव हैं, इस चैप्टर में हम जानेंगे। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि के कारण कुप्रभाव तथा नियंत्रण। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हमारे देश की जनसंख्या क्यों बढ़ती जा रही है या उसके क्या प्रभाव हैं और उनका नियंत्रण कैसे होगा। परिवार कल्याण कार्यक्रम, इस चैप्टर में जानेंगे कि परिवार कल्याण कार्यक्रम सरकार ने क्या क्या किया है या किस तरीके से हमारा जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है या ये परिवार अच्छी तरह से चल सकता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम बात करते हैं सबसे पहले किशोरावस्था की हम बात करें तो किशोरावस्था से पहले हम जानेंगे कि जनन क्या होता है। पिछले चैप्टर में मैंने बताया था कि जंतुओं में जनन किस प्रकार से होता है, लेकिन अब हम मनुष्य के बारे में पढ़ रहे हैं तो मनुष्य का किस एज से जनन चालू हो जाता है ये जानेंगे। उसके बाद हम किशोरावस्था में जाएंगे, बच्चे के उम्र के हिसाब से बात करेंगे। तो देखते हैं मनुष्य जनन, रिप्रोडक्शन। देखते हैं मनुष्य क्या है। मनुष्य तथा यहां पे हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन। हम रिप्रोडक्शन कब कर सकते हैं या मनुष्य कब करता है, इसके बारे में जानेंगे।
रिप्रोडक्शन, पिछला चैप्टर था हमारा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। उसी से पहले ये जाने कि रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है जंतुओं में, पौधे में या अन्य जीवों में। तो लेकिन अब हम मनुष्य के किशोरावस्था की बात करते हैं, तो किशोरावस्था जानने से पहले हम ये जाने कि जनन यानी बच्चा पैदा कौन, किस एज या किस तरीके से होता है। तो देखते हैं कि मनुष्य तथा बहुत से अन्य जंतु एक निश्चित आयु के पश्चात ही जनन क्षमता को प्राप्त करते हैं। यानी मनुष्य है या बहुत से अन्य जंतु जो हैं एक निश्चित आयु के बाद ही बच्चा पैदा करता है। यदि 3 साल का बच्चा जो है 3 वर्ष का लड़का या लड़की बच्चा पैदा कर सकता है? नहीं, वो एक निश्चित आयु, एक उचित आयु के बाद, उम्र होने के बाद ही वो बच्चा पैदा कर सकता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें कि स्त्री या महिला जो है 11 से 12 के बाद बच्चे पैदा कर सकती हैं। आगे हम इसके विषय में पढ़ेंगे। यह क्षमता शरीर में कुछ बाह्य तथा आंतरिक परिवर्तन के पश्चात ही होती है, जिसमें हार्मोन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये क्या है? ये क्षमता जो होता है जनन करने की क्षमता, बच्चा पैदा करने की जो क्षमता होती है, ये बाह्य या आंतरिक परिवर्तन के बाद होता है। कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हमारे अंदर उस एज के बाद कह सकते हैं, मान लीजिए आपका एज 12 साल है, तो इस एज के बाद आपके हार्मोन्स में अजीब से परिवर्तन होने लगेंगे। 16 साल जाएंगे, 16 वर्ष, 18 ऐसे जाएंगे, तो पता चलेगा कि इस एज में आपका कुछ और हार्मोन्स थे, इस एज में और हैं, इस एज में और हैं। तो इसमें मोच दाढ़ी आने लगती है आपके इस एज में, आपके जननांग से शुक्राणु निकलने चालू हो जाते हैं। ये आगे हम बात करेंगे इसके विषय। पहले ये जाने कि यह क्षमता शरीर में कुछ बाह्य तथा आंतरिक परिवर्तनों के पश्चात ही होती है, जिसमें हार्मोन्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हार्मोन से हमारा शरीर का देखे किसी मोटे व्यक्ति का लड़का भी मोटा होता है, तो उसके अंदर वो हार्मोन्स गए हैं और वो शुरू में बहुत दुबला पतला दिखेगा। तो आप ये मत समझिए कि वो दुबला पतला रहेगा। एक सर्टेन एज के बाद, एक निश्चित उम्र के बाद वो देखेंगे कि वो अपने फादर की तरह ही मोटा हो गया, या फिर पहले लड़का मोटा रहेगा, फादर पतला है, तो एक एज के बाद वो भी पतला हो गया। ये सिर्फ हार्मोन्स के वजह से होता है। आगे देखते हैं। 10 या 11 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है, जो इस बात का संकेत है कि बच्चे किशोरावस्था में कदम रख रहे हैं। 10 या 11 साल होने के बाद आपका ना, यदि आप 10-11 साल के हैं तो आप समझ सकते हैं, या उससे ऊपर है तो आपने वो स्टेज गुजार लिया है, तो आप समझ सकते हैं। तो कह रहे हैं कि 10 या 11 साल आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती, मतलब आपके शरीर में एकाएक लंबाई बढ़ने लगेगा, आपके आवाज चेंजेस होने लगेंगे, आप काम करने का, बाल झाड़ने का, ड्रेस पहनने का, बहुत कुछ चेंजेस हो जाएगा। यानी आपने देखा होगा कि लगता है वो लड़का जवान हो रहा है, बोलते हैं, ये उदाहरण देते हैं लोग, या आपको बोलते हैं अरे फलाना का लड़का लगता है कि अब जवान हो रहा है। वो 10 या 11 साल के एज के बाद, उम्र के बाद धीरे धीरे हमें पता चलने लगता है, या अन्य आदमी को पता चलता है कि लड़का जो है किशोरावस्था में कदम रख रहा है। अब चलते हैं। ये तो था उससे पहले जो बातें थी किशोरावस्था में, तो क्या सीन होता है, क्या दृश्य होते हैं, आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं किशोरावस्था पे, एडोलसेंस पे, ठीक है, या कह सकते हैं, या फिर टीन एज या टीन एजर, जो भी है। किशोरावस्था क्या होता है, ठीक है। इससे पहले हमने जाना कि जनन मतलब कौन कर सकता है, कितने एज के बाद हमें लगता है कि वो जवान हो गया है या जनन कर सकता है, या कुछ बाह्य या आंतरिक परिवर्तन होते हैं तो हमें पता चलता है।
अब चलते हैं किशोरावस्था में। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। देखिए क्या कह रहा है कि जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोर मतलब वह अवधि, जीवन का आपका वह अवधि 16 साल के एज के बाद, 14 साल के एज के बाद आप में जनन की करने की परिपक्वता आ गई, यानी अब आप कुछ करेंगे तो बच्चा पैदा हो सकता है, तो वह अवस्था जो है किशोरावस्था कहलाता है। सो आप संभल के रहिए, समझते रहिए। देखते हैं किशोरावस्था 11 या 12 वर्ष से प्रारंभ होकर के 18 से 19 वर्ष तक रहती है। किशोरावस्था कहाँ रहती है? 11 से 12 वर्ष से प्रारंभ होकर के 18 से 19 वर्ष तक रहती है। ठीक है, इस एज में आप परिपक्व हैं, आप बच्चे पैदा कर सकते हैं। लड़की है या लड़का, वो आप यदि संलयन होता है, निषेचन होता है तो फिर निश्चित ही आप बच्चे पैदा कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं, किशोरावस्था में उम्र के साथ शारीरिक बदलाव। अब एज जैसे ही 10-11 साल होता है, 11-12 साल होता है, तो उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। और कितने होते? किशोरावस्था में महत्वपूर्ण शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन क्या क्या है, इसके विषय में जानेंगे। तो देखते हैं किशोरावस्था में क्या होता है। लंबाई में वृद्धि। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों में लंबाई में वृद्धि स्पष्ट दिखाई पड़ती है। आपने देखा होगा कि 10 साल का लड़का था 4 फीट का था, 13 साल का हुआ वो 6 फीट का हो गया, या फिर 3 फीट का था 5 फीट का हो गया। बोले 2 साल में इतना बढ़ गया, 3 साल में इतना बढ़ गया। तो यही बता रहा है कि किशोरावस्था में होने वाली जो परिवर्तनों में लंबाई में वृद्धि जो है स्पष्ट दिखाई देती है। देखे हुए छोटे से सीधे 2-3 साल में उस एज में तुरंत बढ़ जाता है। प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा तेजी से बढ़ती हैं। प्रारंभ में क्या होगा? प्रारंभ में जो लड़की होगी, जो गर्ल होगी, वो फास्ट बढ़ेगी। उसके बाद जो बॉय होगा थोड़ा उसका धीरे रहता है। लेकिन एक सर्टेन एज के बाद देखते हैं 18 वर्ष की आयु तक लड़के तथा लड़कियां अपनी अधिकतम लंबाई को प्राप्त कर लेते हैं। आप समझिए कि 18 वर्ष की आयु जब लड़के का हो गया तो लगभग उससे ज्यादा 1 या 2 सेंटीमीटर बढ़ेगा, या लड़की भी 18 साल की हो गई तो 1 या 2 सेंटीमीटर बढ़ेगी, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। आप ये मत सोचिए कि 18 वर्ष का हूं और 5 फुट का हूं तो अगले 2 साल में मैं 5.5 फुट का हो जाऊंगा। तो अधिकतम लंबाई जो है 18 साल की एज तक कोई भी प्राप्त कर लेता है, लड़का या लड़की। नेक्स्ट पॉइंट है किसी बच्चे की लंबाई। देखिए लंबाई का ही है, माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक लक्षणों पर तो निर्भर करता ही है, साथ ही संतुलित आहार भी लंबाई को प्रभावित करता है। आपने देखा होगा कि किसी लंबे व्यक्ति का लड़का भी लंबा ही रहता है, यानी उसके यदि माता पिता लंबे हैं तो लड़का भी लंबा ही होगा। छोटा, यदि माता पिता छोटे हैं तो उनका लड़का भी छोटा ही होगा या लड़की छोटी होगी। ये उनके आनुवंशिकता लक्षण पे मतलब हमें पता चल जाता है। कभी कभी ऐसा आनुवंशिक लक्षण आपने देखा होगा कि जो है मर्द जो है लंबा है और औरत जो है छोटी है, देखा होगा आपने। तो इसमें जिसका आनुवंशिक लक्षण आएगा लड़के में या लड़की में, वो ऐसा ही बच्चा होगा। यदि वो फादर का आनुवंशिक लक्षण आता है तो लड़का लंबा होगा, और औरत का यानी मदर का आता है तो वो लड़का या लड़की छोटी होगी। और साथ ही साथ संतुलित आहार भी, यदि हम खाना नहीं खिलाएंगे टाइम टाइम से, लड़के को कुपोषणग्रस्त हो जाएगा, दुबला पतला हो जाएगा। धीरे धीरे उस पीरियड में उसको उतना खाना नहीं मिलेगा, संतुलित आहार नहीं मिलेगा, तो वो लड़का दुबला पतला होगा और उसकी लंबाई उस हिसाब से नहीं बढ़ेगी जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि
संतुलित आहार भी लंबाई पे इफेक्ट पड़ता है। इसलिए किशोरावस्था में तो आपको संतुलित आहार लेना ही लेना है। शारीरिक बनावट में परिवर्तन, बी पॉइंट है, किशोरावस्था में लड़कों का सीना चौड़ा हो जाता है। आपने देखा होगा किशोरावस्था में लड़कों का सीना जो है चौड़ा हो जाता है, ठीक है। और लड़कियों का जो है कमर के निचले भाग की चौड़ाई बढ़ जाती है, यानी उनके अंदर फैट जो है बढ़ जाता है कह सकते हैं। या फिर हमें पता चल जाता है कि ये लड़का किशोरावस्था में आ गया है या लड़की भी किशोरावस्था में आ गई है, ये इसके अंदर अब जनन की क्षमता, परिपक्वता आ चुका है, ठीक है। तीसरा परिवर्तन क्या होता है? स्वर में बदलाव हो जाता है। लड़कों का आपने देखा होगा कि उनके कंठ निकलने लगते हैं, और पहले बच्चा जो छोटा रहता है तो बच्चे जैसा बोलता है, थोड़ा किशोरावस्था में आता है तो थोड़ा मर्द जैसा उसका आवाज आता है, किसी का भारी होता है, किसी का थोड़ा सा कम होता है। तो ये क्या बोला है? स्वर यंत्र लड़कों का गले के नीचे उभार के रूप में दिखाई देना। स्वर यंत्र जो है स्वर यंत्र है, ये लड़कों के दिखाई देने लगते हैं, किसी लड़के मतलब मैक्सिमम के दिखाई देते हैं, ऐसे दिखाई देने लगते हैं। और उसको हम उभार को कंठमणि या एडम्स एप्पल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कंठमणि या एडम एप्पल्स कहते हैं। हमारे आप जब किशोरावस्था में जाता है लड़का तो उसका कंठमणि या इसके कंठ में उभार दिखाई देने लगता है, और उस जिसको हम स्वर यंत्र भी कह सकते हैं, और उस उभार कंठमणि को एडम्स एप्पल भी कहते हैं। आगे देखते हैं लड़कियों में क्या होता है। लड़कियों में स्वर यंत्र की आकृति अपेक्षाकृत छोटी होती है और सामान्यतः दिखाई नहीं देती। लड़कियों में क्या होता है? स्वर यंत्र तो रहता है लेकिन वो दिखाई नहीं देती, अपेक्षाकृत लड़कों से कम दिखाई देता है, ठीक है, बट रहता है उनके अंदर भी, ठीक है। लड़कियों का स्वर तारत्व पीच, जबकि लड़कों का स्वर गहरा तथा भारी होता है। लड़कियों का जो आवाज आपने देखा होगा कि लड़कियां किस तरीके से बोलती हैं, उनका आवाज भी चेंज हो जाता है। छोटी लड़की का आवाज थोड़ा छोटे लड़के जैसा ही रहेगा, लेकिन एक सर्टेन एज कह सकते हैं किशोरावस्था में जाने के बाद उस लड़की का जो है आवाज भी चेंज हो जाएगा और लड़के का आवाज भी चेंज हो जाएगा। कंठमणि जो है लड़के का दिखाई देता है, लड़कियों का अपेक्षाकृत नहीं दिखाई देता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या परिवर्तन होता है। जननांगों की परिपक्वता, यानी जननांग जो है जननांगों की परिपक्वता क्या हो जाती है। जननांगों में परिवर्तन आता है और कह सकते हैं कि वो अभी जनन के लिए वो रेडी हैं। किशोरावस्था में आप आ रहे हैं, आ गए हैं, तो आप जनन के लिए रेडी हैं। तो कह रहा है किशोरावस्था के अंत तक मानव जननांग पूर्ण रूप से विकसित और परिपक्व हो जाता है। किशोरावस्था के अंत तक क्या होता है? मानव जननांग पूरी तरह से विकसित हो जाता है। स्टार्टिंग कह सकते हैं कि आपका किशोरावस्था से होता है, खत्म होते होते आप एकदम पूरी तरह से फिट एंड फाइन है। लड़कों में शुक्राणुओं का बनना शुरू हो जाता है। किशोरावस्था में क्या होता है? लड़कों का जैसे ही एज हुआ 10, 11, 12 कह सकते हैं 12, 13 साल, तो उनके अंदर शुक्राणु बनने चालू हो जाते हैं। और लड़कियों में क्या होता है? किशोरियों में अंडाशय परिपक्व होकर अंडाणु का निर्मोचन करने लगते हैं। अभी क्या होगा? किशोरियों में अंडाशय परिपक्व होकर के, यानी बन करके कह सकते हैं अंडाणु का निर्मोचन करने लगते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि आपका
मंथली साइकिल, एमसी जो है बोलते हैं, मंथली साइकिल, ऋतुस्राव बोलते हैं, 30 दिन पे जो इस किशोरियों का आता है, लड़कियों का आता है, वो चालू हो जाता है। लड़कों में भी शुक्राणु का निकलना चालू हो जाता है किशोरावस्था प्रारंभ होते ही, और खत्म होते ही ये भी समझ जाओ कि खत्म होते ही उनके जननांग पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, जिससे कि वो बच्चे पैदा करने के लायक हो जाते हैं। अगला पॉइंट है, अगले पॉइंट में बोल रहे हैं किशोर किशोरियों का क्या होता है या फिर किशोरावस्था में क्या होता है, मानसिक एवं संवेदनात्मक विकास। मानसिक एवं संवेदनात्मक विकास क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, फिर पॉइंट पे देखेंगे कि आपके मानसिक विकास हो जाते हैं, आप पढ़ने लिखने में तेज हो गए, घर परिवार में एकदम से आप अपना डिसीजन लेने लगे, आप बहुत डरने लगे, बहुत सोचने लगे, यार ये हो गया, इससे ये हो गया, ये ऐसे हो गया, ऐसे क्यों हो गया, ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ये जो है किशोरावस्था का लक्षण है उनका। और संवेदनात्मक विकास, समाज में कुछ ऐसा हो रहा है तो एकदम से बढ़ जाता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो देखते हैं क्या बोलता है, किशोरावस्था में व्यक्ति पहले की अपेक्षा अधिक सचेत, चिंतनशील, संवेदनशील, भावुक तथा स्वतंत्र हो जाते हैं। किशोरावस्था में क्या होता है, किशोर या किशोरी वो और भावुक हो जाते हैं, थोड़ा सा भी कुछ ऐसा हुआ तो रोने पीटने या फिर सोचने लगते हैं। संवेदनशील हो जाते हैं, किसी ऐसे पॉइंट्स पे बात करें तो सोचने लगता है अरे यार ऐसे बात मत करो, अभी ऐसे बात नहीं बोलते हैं। या फिर कह सकते हैं कि कभी कभी वो जो मानसिक विकास का समूह है, कभी कभी वो फादर का बात नहीं मानेंगे, मदर का बात नहीं मानेंगे, या फिर जो सोचेंगे कि ये मैं ही जो कह रहा हूं वही सही है, उनका भी इस तरीके का मानसिक विकास होना चालू हो जाता है। कभी कभी उनमें असुरक्षा की भावना भी पैदा होने लगती है। कभी कभी उनमें असुरक्षा की भावना भी पैदा होने लगती है। आप समझिए, कभी कभी क्या होगा, उन्हें लगेगा कि अरे यार मेरे साथ कोई नहीं है, मैं ही अकेला जो लड़ रहा हूं ना मेरे साथ फादर है, ना मदर है, ना ब्रदर है, मैं अकेले पड़ गया हूं। तो उनके अंदर क्या हो जाता है, असुरक्षा की भावना हो जाती है, जो कि मतलब ये किशोरावस्था का एक पहचान है, किशोरावस्था का एक पहचान है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। अब अगला है हमारा द्वितीयक लैंगिक लक्षण। किशोरावस्था का मैंने बताया कि क्या क्या पहचान है, मानसिक हो जाता है, शारीरिक चेंज होते हैं, लंबाई में वृद्धि हो जाती है, जननांगों में वृद्धि हो जाती है। अब देखते हैं द्वितीय लक्षण क्या होते हैं। द्वितीय लक्षण के विषय में मैं बता दूं कि ये आपके जैसे किशोरावस्था में प्रवेश होता है, आपके शरीर में जो परिवर्तन होते हैं वो द्वितीय लक्षण लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। तो देखते हैं ऐसे लक्षण जो किशोरावस्था के समय विकसित होते हैं, पुरुष तथा स्त्री में अंतर को स्पष्ट करते हैं, द्वितीय लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। आप समझिए, मान लीजिए दो लड़के हैं, दो बच्चे पैदा हुए, एक लड़का एक लड़की, और यदि उनको हम सेम ड्रेस सब कुछ पहना रहे हैं, बाल भी काट रहे हैं, सब कुछ सेम है, तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि कौन लड़का है और कौन लड़की है। यदि लड़की वाला ड्रेस पहना देंगे तो लगेगा कि दोनों लड़की है, और लड़कों वाला पहना दे तो लगेगा कि दोनों लड़के हैं। लेकिन एक स्टेज के बाद, एक यानी किशोरावस्था में आने के बाद, उनका जो द्वितीय लैंगिक लक्षण में परिवर्तन होने के बाद कह सकते हैं, या फिर द्वितीय लैंगिक लक्षण आ जाने के बाद हमें पता चल जाता है कि ये लड़का है और ये लड़की, यदि सेम ड्रेस पहने हैं तो भी। और फिर उसके हिसाब से उनको उस तरीके का ड्रेसिंग भी करने लगते हैं लोग कि भी इसको ऐसे पहनना है, इसको ऐसे पहनना है। जैसे किशोरावस्था में लड़कों के चेहरे पे दाढ़ी मूछ, देखिए अभी किशोरावस्था में क्या होता है, लड़कों के दाढ़ी मूछ आने लगते हैं। लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है, लड़कियों में उनके स्तनों का विकास होने लगता है, तथा लड़के के चेहरे पे दाढ़ी मूछ आने लगे हैं। ये द्वितीय लैंगिक लक्षण है, जिससे हमें पता चलता है कि ये लड़का है, ये लड़की है। अदरवाइज ऐसे नहीं पहचान पाएंगे किशोरावस्था से पहले। ठीक है, नेक्स्ट, शरीर के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित करने के लिए
शरीर में विभिन्न प्रकार के कई अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। अभी शरीर में आपके मतलब द्वितीय लैंगिक लक्षण में इतने अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जिनसे उनका समन्वय स्थापित करना रहता है, मतलब उसके साथ मिलकर के काम करते हैं। वो उस ग्रंथियों का काम ही है इस एज के बाद ये काम करना, इस एज के बाद ये काम करना, इस एज के बाद ये काम करना। उदाहरण के तौर पे आप समझिए कि 16 से 18 साल के एज में या आपके किशोरावस्था में दाढ़ी मूंछ आ रहे हैं, दाढ़ी मूंछ आ रही हैं, तो एक एज के बाद सफेद हो जाएंगी, सफेद दाढ़ी और मूंछ हो जाएंगी। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियों का काम है कि इस एज के बाद से वो ऐसा होगा तो आपके सफेद हो जाएंगे दाढ़ी बाल, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के वजह से आपके अंदर आप कह सकते हैं कि इस तरीके का परिवर्तन होगा, आपके अंदर इस तरीके की बातें आने लगेंगी कि आप सेक्स के प्रति जागरूक कह सकते हैं या सेक्स के प्रति आकर्षित हो जाएंगे। तो किशोरावस्था में यही होता है, अट्रैक्शन, आकर्षण बढ़ता है लड़के या लड़की के। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के कारण होता है। अब ऐसा ये 4 साल के लड़के का, 3 साल के लड़के का क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनके अंदर वो उस एज में वो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है काम नहीं कर रही हैं, वो उस सर्टेन एज, निश्चित एज के होने के बाद करती हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे देखते हैं, किशोरावस्था में वृषण द्वारा पुरुष हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन का स्राव प्रारंभ हो जाता है, जिसके फलस्वरूप लड़कों में मूंछ तथा दाढ़ी निकलने लगती हैं। यानी किशोरावस्था में वृषण द्वारा पुरुषों के हार्मोन्स में टेस्टोस्टेरोन जो है हार्मोन्स निकलने लगता है, जिसके वजह से लड़कों में क्या होता है, मूंछ में दाढ़ी होती है। इसी तरह से अंडाशय में स्त्री हार्मोन्स एस्ट्रोजन का स्राव शुरू हो जाता है, जिससे लड़कियों में स्तन विकसित होने लगते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि किशोरावस्था में दाढ़ी और मूंछ आने के कौन से हार्मोन्स हैं? तो आप बताएंगे टेस्टोस्टेरोन, और लड़कियों में आएगा कि स्त्री हार्मोन्स कौन सा है जो कि अंडाशय से होकर के निकलता है और वो उसके बाद से उनके स्तनों में विकास होता है। तो आप बताएंगे एस्ट्रोजन। अब पिछले लेक्चर में 7वें नंबर चैप्टर के जो हमने 20 क्वेश्चन कराए थे, उसमें से 21वां क्वेश्चन मैंने आपको दिया था और उसमें से 10वां क्वेश्चन छूट गया था। यानी 10वां क्वेश्चन जल्दीबाजी में हमने 11वां क्वेश्चन करा दिया। तो अभी हम 2 क्वेश्चन कराएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो कि छूट गया था गलती से, और आपको मैं बताया ही। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा भाग नए की जगह नर जनन तंत्र का नहीं है? देखते हैं, वृषण इसको बोलते हैं, नहीं है। अंडवाहिनी जो है स्त्री का, शुक्रवाहिनी जो इसके ऐसे रहता है, और ये वृषण के अंदर जो है ये अधिवृषण रहता है। ये जो है अंडवाहिनी किसका है? नर जनन तंत्र का नहीं है, ये है मादा जनन तंत्र। अंडवाहिनी क्या है? वो अंडवाहिनी का मादा जनन तंत्र है, और इसलिए ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 21 दिया था करने के लिए, बताने के लिए कि आप क्वेश्चन नंबर 21 हमें करके बताएं, कमेंट्स करें। आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। क्वेश्चन क्या है? एक कोशिका की 2 समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजन होने की क्षमता को क्या कहते हैं? एक कोशिका का 2 समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजन होने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो सीधी सी बात है, एक कोशिका रहेगा, 2 में बढ़ गया तो द्विविभाजन हो गया।
आप मतलब दो पार्ट में हो गए, बहुत सारे में होते तो बहुविभाजन होता, बहुखंडन होता। तो ये खंडन, खंडन 2 3 4 5, बहुखंडन बहुत सारे खंडन। द्विविभाजन की बात करें तो ये एक पार्ट से दो पार्ट में हो गया। ये करेक्ट आंसर है, मुक्लन गलत है। जिन्होंने भी सी बताया है वो करेक्ट आंसर है और उनको स्टडी गैंगवे के तरफ से थैंक यू है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद इस तरीके से हमारा टोटल चैप्टर समाप्त हो गए। ये हमारा टोटल चैप्टर समाप्त हो गया, 7 नंबर चैप्टर समाप्त हो गया, 8वां के एक लेक्चर कंप्लीट हो गया है। और 8वें के एक लेक्चर में मैं आपको बता दूं कि इसके बाद द्वितीय लैंगिक लक्षण का मैं बता चुका हूं। तो जो अगला हमारा लेक्चर होगा मैं आपको बता दूं कि उसमें होगा लिंग निर्धारण। किस तरीके से लिंग निर्धारण होता है, कौन जिम्मेदार होता है, माता होती है या पिता होता है, हम समाज में किसको हम दोषी ठहराते हैं, किस तरीके से गुणसूत्र बनते हैं, किस तरीके से आनुवंशिकता के तौर पे हम देखते हैं। इस लेक्चर के बारे में इस विषय में हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।